इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। मैं फरहान और आज मैं हर्ष गुप्ता जी के साथ हूं और हमने एक ऑडियो क्लिप का रिकॉर्डिंग किया था, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत बाकी रह गई थी, इसीलिए आज सर ने कहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और आज सारी बात डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर थोड़ी कन्फ्यूज़न है मार्केट में, थोड़ा पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर कर दें मैटर की लोगों को अभी क्या करना चाहिए। लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अभी ही जाके हमको आधार कार्ड और सब कुछ देना है, तो इसके बारे में ज़रा रोशनी डालें। तो अभी हमने एप्लीकेशन जो है क्लेम देने का वो चालू नहीं किया है। वो किस डेट से देंगे उसको अनाउंस किया जाएगा और अनाउंस हम वो डेट बताने से तकरीबन 15 दिन पहले बता देंगे और वो डेट के बाद 30 दिन तक का टाइम रहेगा क्लेम देने के लिए। तो अगर हम उदाहरण के लिए बात करें कि आज 3 जून है और हम कहते हैं कि हम 15 जून से चालू करेंगे, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कि हम 15 जून से चालू करने जा रहे हैं। तो अगर हम 15 नहीं, एग्ज़ाम्पल लीजिए 25 जून को हमको चालू करना है, तो हम 10 जून को बता देंगे कि हम 25 जून से चालू करने जा रहे हैं और 25 जून से जब एप्लीकेशन चालू होगा तो 25 जुलाई तक उसको एप्लीकेशन को हम लेंगे। तो अभी हमने एप्लीकेशन लेने का डेट नहीं बताया। तो सर ये जो होगा ये आप अपने पोर्टल जो है आपका उस पर भी अनाउंस करेंगे? हाँ, हमारा जो पोर्टल है IMAclaims.karnataka.in करके जो पोर्टल है उसके ऊपर भी हम बताएंगे। उसके अलावा हमारी कोशिश ये है कि हमारे डेटाबेस में सभी डिपॉजिटर्स का फ़ोन नंबर है, तो उनको इंडिविजुअली फ़ोन करके बताएंगे और न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट और न्यूज़ रिपोर्ट के रूप से बताएंगे और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके थ्रू भी बताएंगे। तो सर इसमें जो कोर्ट जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाएगी उसी के आधार पर सारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? बिल्कुल। तो इसमें एक दो क्वेश्चन आए थे सर लोगों की तरफ से कि किसी ने कहा था कि अगर IMA का मैं काम करता हूं और मेरी नौकरी मतलब IMA बंद हो गया तो नौकरी भी चली गई और जो बैंक अकाउंट था वो IMA का था, तो अब बैंक अकाउंट भी बंद हो गया है, तो उस सिलसिले में मैं क्या करूं? तो वो जो हमने एप्लीकेशन जो बनाया है तो उसका प्रोसीजर में हमने बताया कि अगर आपका जो IMA का बैंक अकाउंट था वो बंद हो गया है तो आपका नया जो बैंक अकाउंट है वो आप जब हमें क्लेम एप्लीकेशन जमा करेंगे तो उस वक्त नए बैंक अकाउंट को बताएंगे। और हमने एक एप्लीकेशन लेते हुए एक छोटा सा प्रोसीजर बनाया है जिससे कि जो नया बैंक अकाउंट है वो हम सही तरीके से देख के ले लें ताकि उसमें कोई अकाउंट नंबर में या कोई नाम लिखने में गलती ना हो जाए। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो नए बैंक अकाउंट से हमें देना चाहते हैं तो हम उसमें कहेंगे कि आप उस नए बैंक अकाउंट से 1 रुपया हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र करें। तो उसका जो ट्रांजैक्शन नंबर है 1 रुपये ट्रांसफ़र के हिसाब से हम उनके बैंक से उस ट्रांजैक्शन नंबर के हिसाब से उनके बैंक के डिटेल्स ले लेंगे और जो उन्होंने भरा है उससे चेक कर लेंगे, तो कोई गलती का स्कोप नहीं रहेगा। तो आपका जो सवाल का जवाब यह है कि अगर बैंक उनको अपना बदलना है कि कौन सा है तो वो बदल सकते हैं। उसमें कुछ हमने ये 1 रुपये ट्रांसफ़र और ऐसे कुछ सेफगार्ड रखे हैं कि अगर अकाउंट चेंज करना है तो उसकी फॉर्मेलिटी उसके ज़रिए पूरी की जा सकती है। अच्छा, दूसरी बात है कि लोगों ने कहा है कि जो लोगों ने गोल्ड देकर पैसा लिया था उनके लिए क्या होगा सर? इसी के अंदर आएगा क्या उनके लिए कुछ अलग से रूल रेगुलेशन होगा? तो अभी तक तो जो है हमारे ऑफिस में हम इसी तरह से चल रहे हैं कि जिन्होंने गोल्ड को डिपॉजिट करके लोन लिया था और उसको कुछ पार्ट पेमेंट किया है, पूरा किया है, तो उनको भी हम और ही डिपॉजिटर्स की तरह ही ट्रीट करके चल रहे हैं। और इसके बारे में कुछ लोगों ने एप्लीकेशन कोर्ट में भी डाला हुआ है कि उनका गोल्ड जो है रिलीज़ कराया जाए। तो उसमें हमने यही बताया है कोर्ट में कि जैसा हम जब दूसरे डिपॉजिटर्स का क्लेम एप्लीकेशन मांगेंगे तभी ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे को अभी तक कोर्ट से कोई और आदेश नहीं है उसके ऊपर,
तो हम अपने ऑफिस में अभी यही सोच के चल रहे हैं कि और डिपॉजिटर्स की तरह ये लोग फाइल करेंगे, जैसे बाकी जिन्होंने पैसे के रूप में जमा किया है वो भी एक तरह के डिपॉजिटर हैं, इन्होंने गोल्ड के रूप में डिपॉजिट किया है ये एक तरह के डिपॉजिटर हैं। अगर कोई जो इन्होंने कोर्ट केस फाइल किया है उसमें कोई कोर्ट का कुछ और आदेश आता है तब फिर हम बताएंगे कि कैसे करना है, वरना आज के दिन तो इनको डिपॉजिटर का जो क्लेम एप्लीकेशन है उसकी तरह ही फाइल करना है। और दूसरा है कि जिनका डेथ हो गया है, और इसमें दो तरह की चीज़ें, एक तो किसी का डेथ हुआ और उसने ना अपने वाइफ का नाम वहाँ ऐड करके रखा है नॉमिनी में, एक वो है, और दूसरा है कि उनका डेथ हो गया और उन्होंने किसी का नाम ऐड ही नहीं किया है। ये सिचुएशन, दो सिचुएशन सर, इस पर कैसे करेंगे कि अगर नॉमिनी है तो नॉमिनी का तो क्लियरिफिकेशन हो जाएगा और आप उसका डिटेल मांगेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन डेथ हुआ है और उसने अपने वाइफ का नाम वहाँ नहीं डाला है नॉमिनी में, तो इसके लिए कुछ सुविधा है? देखिए, हमने एक जो एप्लीकेशन फाइल करने के लिए जो तरीके बताए हैं उसमें ये है कि आप आधार नंबर है तो आप सेंटर पे जाके दे सकते हैं। तो जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं है या ये जो बैंक का ट्रांजैक्शन करने का भी नहीं है, तो कोई रेयर केसेस में वैसे लोग जो हैं एक ऑफिसर को हम डेजिग्नेट करेंगे अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस में। ये क्लेम का जो लेने का 30 दिन का पीरियड रहेगा उसमें वो ऑफिसर एक जगह बैठेगा, हम उस ऑफिस का एड्रेस बताएंगे, तो वैसे ही ऑफिसर के पास ऐसे व्यक्तियों के जो लीगल हायर्स हैं, जो उनके लीगल हेयर्स हैं, उनको आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ऐसे हमारे व्यक्ति थे, उनकी डेथ हुई है और उनका कोई नॉमिनी भी नहीं था, लेकिन हम उनके लीगल हेयर हैं। तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आएँ, जो भी उनके पास जो भी उसको प्रूव करने के होंगे, तो फिर हमारे ऑफिसर उस वक्त उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। सर ये बताइए कि अभी तक जो टोटल अमाउंट है, ये सुनने में आ रहा है 2900 करोड़ का आया है, और उसमें से ये भी इंफॉर्मेशन आ रहा है कि अगर ये 2900 करोड़ को हम ऐसे ही बांटते हैं तो लोगों को कम परसेंटेज मिलेगा। तो मैं बता देता हूँ ये क्या है। जो फॉरेंसिक ऑडिटर्स लगाए गए थे हाई कोर्ट के आदेश से, उन्होंने अपनी एक वर्दी दी है कुछ 3-4 दिन पहले। उसमें उन्होंने कहा है कि 2900 करोड़ रुपया जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट लोगों का वापस जाना बाकी है। जो इन्वेस्टर्स का जो कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट चला गया, कुछ को पूरा वापस चला गया, लेकिन 2900 करोड़ तकरीबन 80,000 लोगों का वापस जाना बाकी है। इसमें क्या है कि कुछ लोगों को प्रॉफिट के रूप में या मंथली इंटरेस्ट के रूप में पैसा जा चुका है, कुछ वो पैसा अगर उसको घटा देते हैं तो ये 2900 में से तकरीबन जो है 1,500 करोड़ के करीब कम हो जाता है, तो कोई 1400 करोड़ रुपया बचता है। तो वो कोर्ट को निर्देश देना है, कोर्ट को निर्णय लेना है कि भाई पूरा का पूरा उस हिसाब से करा जाए, या जिसको जो जा चुका है किसी भी रूप में उसको उसमें से माइनस करके घटा के फिर उसको नेट कितना देना है वो निकाला जाए, क्योंकि वो देने का जो है वो हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी रिकवर होगी उसके ऊपर है। तो प्रॉपर्टी जो आज तक अटैच हुई है वो 450 करोड़ की है, तो 450 करोड़ और अगर हम 3000 करोड़ तकरीबन 2900 करोड़ में देखें तो बहुत गैप है। तो कोर्ट के सामने एक ये मुद्दा जाएगा ज़रूर, और अभी निर्णय आएगा उनका, अभी ना तो गया है और ना निर्णय आया है, लेकिन क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं तो उसके लिए जवाब के लिए बता रहा हूँ कि अगर उस 2900 में से जिनको अगर प्रॉफिट या इंटरेस्ट जो जा चुका है जब उसको घटा लेते 1400 करोड़ बचता है, 1400 करोड़, तो उसको फिर हम ये जो है 450 करोड़ में से दिया जा सकता है। वो उस प्रपोर्शन में दिया जाए, प्रपोर्शन में देंगे तो 1/3 प्रपोर्शन हो गया तकरीबन, और अगर नहीं छोटे इन्वेस्टर्स को प्रायोरिटी पे देंगे तो छोटे इन्वेस्टर्स को पहले पूरा दे सकते हैं, ज़्यादा दे सकते हैं। तो ये भी एक कोर्ट के निर्णय के हिसाब से होगा, और अभी ये सब बातें इनके करना इस वक्त बहुत जल्दी है, क्योंकि अभी तो पैसा भी हाथ में नहीं आया है, प्रॉपर्टी भी एक्वायर नहीं हुई है। तो अच्छा सर, ये एक जब ये स्कैम हुआ था तो उस वक्त लोग कह रहे थे कम से कम 1 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टर हैं और 9,000 10,000 करोड़ से ज़्यादा का ये पूरा घापला है, तो ये पूरी सिमट के बहुत छोटा अमाउंट नहीं आ रहा है? हाँ, तो वो उन्होंने जो बताया, जो हमें फॉरेंसिक ऑडिटर की वर्दी है उसमें तकरीबन 20-22 हज़ार लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टर थे और जिनको पूरा पैसा वापस जा चुका है और उनके अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। तो वो शायद अगर उसको मिला लें तो 80,000 में 1 लाख के करीब हो जाता है, और जो टोटल इन्वेस्टमेंट आया होगा
उसमें से जितना वापस जा चुका उस सबको देखेंगे तो 2,900 करोड़ से ज़्यादा रहेगा। 2,900 करोड़ तो मैं वो बता रहा हूँ जो आज के दिन जो उनका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में देना बाकी है। कितना का टर्नओवर हो चुका है उसको मिला लेंगे तो और ज़्यादा जो आप संख्या बोल रहे हैं उस तक जाएगा। जी। तो सर ये जो पता नहीं, आपसे पूछना ये रहेगा कि ये जो एक बात चल रही थी कि ये बिजनेस नहीं होती थी इस कंपनी में, सिर्फ पैसा रोटेट होता था, तो ये क्या हकीकत में ऐसे ही था कि ये बिजनेस भी करती थी कंपनी? तो जो फॉरेंसिक ऑडिटर्स की हमारी वर्दी में हमने ये भी मांगा था एक चीज़ कि इनकी बिजनेस एक्टिविटी किस तरह की थी, प्रॉफिट कैसे जनरेट करते थे, उसके बारे में बताया गया। तो उनके हिसाब से जिन्होंने रिपोर्ट दिया है कि खाली एक डिपॉजिटर का पैसा लेके आगे वालों को उसको दे दिया करते थे, कोई इनकम जनरेशन एक्टिविटी नहीं हुआ है यहाँ पे। तो उसी के कारण हम जो है अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी जो इनकम टैक्स दिया गया है तकरीबन 100-125 करोड़ रुपए जो इनकम टैक्स पेमेंट हुआ है उसको हम रिफ़ंड मांगने का प्रयास भी कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा लीगल मामला है और हाई कोर्ट और उनके आदेश से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लेना पड़ेगा। लेकिन हाई कोर्ट के नॉलेज में भी ला चुके हैं हम, और अब हम अपनी तरफ से ये फॉरेंसिक ऑडिटर की वर्दी के हिसाब से इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को भी लिख रहे हैं। तो अगर वो नहीं देते हैं तो कोर्ट के लीगल प्रोसेस के हिसाब से हमारे हिसाब से हम उसको भी मांगने का हमें हक बनता है। कानून में क्या फाइनल डिसीजन आता है ये तो देखना पड़ेगा। सर लेकिन एक चीज़ थी कि इतना बड़ा स्कैम जो दिखाई दिया और शोरूम में गोल्ड भी नज़र आते थे, और रिपोर्ट ये आता है कि ये कंपनी बिजनेस नहीं करती थी, तो ये सारा गोल्ड शोकेस में आया कहाँ से सर? अगर आया कहाँ से तो इसका सवाल तो है कि जो डिपॉजिटर का पैसा आया उससे गोल्ड खरीद लिया, लेकिन वो खरीद के बेचने से प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, वो वाला प्रॉफिट की बात हम कर रहे हैं। क्या उसको पूरा लॉस में ही कर दिया गया है और कहीं पे कोई इनकम जनरेट ही नहीं हुआ है? तो जब इनकम जनरेट ही नहीं हुआ तो इनकम दिखाया क्यों गया है और इनकम टैक्स दिया क्यों गया है? ठीक है, तो वो भी करीब 100 करोड़ के बराबर इनकम टैक्स होगा। 100-125 करोड़ है वो। और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये जो मंसूर खान है पैसा बाहर भी डिपॉजिट भेज चुका है, तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आया क्या कि? अभी तक हमारे पास फॉरेंसिक ऑडिटर की रिपोर्ट एक तो पूरी नहीं आई है, फाइनल नहीं आई है। अभी तक जो आई है कुछ 4-5 दिन पहले उन्होंने एक और ड्राफ्ट रिपोर्ट दिया है, जिसमें कुछ उन्होंने यहीं पे ही देश के अंदर ही कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है कि ऐसा हो सकती हैं। तो वो सीबीआई से अभी कंफर्म करानी है, तो वो उनकी रिपोर्ट के हिसाब से सीबीआई को हम लिख रहे हैं। सीबीआई कंफर्म करती है कि हाँ ये है तो फिर उसको हम अटैच करेंगे, लेकिन अभी बाकी तो हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं आया। सर ये जो 450 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ जो भी मिला है इंडिया के अंदर ही मिला है, बाहर से इसमें कुछ नहीं आया? नहीं, ये सब इंडिया की प्रॉपर्टी है जो अटैच कर चुकी है। अटैच हुआ है, बाहर से कुछ भी नहीं आया है? बाहर का कुछ हमारे पास। ठीक है सर, तो अब ये बताएं, लास्ट में आपसे पूछ लेता हूँ कि आप जब भी ऐलान करेंगे तो प्रॉपर वे में सारे मीडिया में आप लोगों को बताएंगे कि किस दिन बेंगलोर वन या दूसरी जगह जहाँ भी जाना है उसकी पूरी इत्तला दी जाएगी। बिल्कुल। तो ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे ये इन्वेस्टर को कि कितना संयम रखें और कितना वक्त लगेगा? नहीं, ये तो कानून का प्रोसेस है और इसमें क्लेम लेना एक पार्ट है और क्लेम को एप्लीकेशन लेने के बाद क्लेम को देना जो है वो बड़ा अहम पार्ट है। तो उसके लिए हम पहले से ही कह रहे हैं कि जो क्लेम के लिए पैसा देने के लिए सिविल कोर्ट से हमें ऑक्शन का परमिशन मिलना, फिर ऑक्शन होना और ऑक्शन हो के पैसा हमारे पास आना, तो वो प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। उसकी हमें कोशिश है कि उसको जल्दी करें, लेकिन तब तक पैसा देने के लिए थोड़ा समय लगेगा, तो उतना संयम रखना पड़ेगा। और जो क्लेम लेने का काम है वो तो हम ले लेंगे और थोड़े दिनों में उसको क्लेम कार्जी बुला लेंगे, लेकिन क्लेम देने के समय में वो केवल हमारे हाथ में नहीं, वो फिर सिविल कोर्ट के हाथ में भी हो जाता है। थैंक यू सो मच सर, पूरे डिटेल देने के लिए थैंक यू। Please subscribe to our channel to watch the Indian Media Book videos and press the bell icon for notifications.